हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके 35 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपकी भारोपी परिवार की भाषा है। विश्व की लगभग 45% भाषाएं जो हैं वो भारोपीय परिवार की ही भाषा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी है भाषा। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास हुआ है तो ये अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हम आपको बताते हैं, पहले भाषा थी आपकी पाली, पाली शाही आपकी प्राकृत, प्राकृत सकता है अर्धमगधी, फिर मगधी, फिर अपभ्रंश और फिर आपकी हिंदी। ठीक है ना? फिर आई आपकी हिंदी भाषा। इस तरह से यानी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत सकता है अर्धमगधी, मगधी, अपभ्रंश और हिंदी। इस तरह से आपका हिंदी भाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक पर्सन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि अगर हम पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है आपकी ध्वनि होती है। वैसे तो ध्वनि होती है, मौखिक इकाई है आपकी ध्वनि, और लिखित इकाई है आपकी वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। ये है कि लिखित। अगर आपसे पूछे कि भाषा की मौखिक इकाई कौन सी है सबसे छोटी, तो वो आपकी ध्वनि। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये व्यवस्थित समूह क्यों है? कई बार एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे ये भी लिखा होता है कि वर्णों के समूह को, तो हम क्या होते हैं कि बिना देखे और सोचे समझे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, उस पर निशान लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। व्यवस्थित समूह हम बताते हैं क्या। जैसे आपका का है, का के बाद अगर हमने गा लगा दिया तो क्या ये एक व्यवस्थित समूह है? नहीं है। व्यवस्थित क्या है? नियम ये है कि का के बाद खा आना चाहिए। तो ये जो व्यवस्थित समूह है, जो कर्मानुसार आपके ये जो वर्ण है ये आएंगे, वो उसे ही वर्णमाला कहते हैं। अगर क्रम बीच में टूट गया तो व्यवस्थित समूह आपका नहीं होगा, इसलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अब स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने? 25। प्रत्येक वर्ग में, यानी का वर्ग से लेकर क, इन, क, च, ट, प और त, इस तरह होते हैं। तो इसमें आपका का वर्ण से लेकर ता वर्ग तक का 5-5 होते हैं। तो 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो टोटल 25 होते हैं। इस पर व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलते समय मुंह से हवा निकले। जैसे श, 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 ह, तो यही तो है होगा ऊष्म व्यंजन। तो ये कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपके वो होते हैं आपके 4, य, र, ल और व, जिसमें आपका य और व अर्ध स्वर है। य और व अर्ध स्वर है। अब आप पूछोगे कि य और व अर्ध स्वर कैसे हुए, तो हम इसलिए बताते हैं। देखिए, मैं एक अक्षर लिखता हूं, मैंने लिखा, एक लिखा यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पर कि महिलाएं, महिलाएं, एक तो महिलाएं ये हो गया, इसमें ए आया, देखना ए आया। फिर दूसरा लिखता हूं मैं महिलाएं, इसमें या आया। तो आप अब एक ये बताइए कि जो ए है हमारा स्वर है, ए जो है वो हमारा स्वर है, और इस ए की जगह अगर हम या भी रख दें तो भी महिलाएं सब बिल्कुल सही है। तो जब ये या है, जो व्यंजन है, ये इस ए स्वर की जगह ले रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आधा स्वर तो हो ही गया। तो इसलिए या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि या और वा को अर्ध स्वर कैसे कहते हैं। अब हम वा का भी आपको एक उदाहरण दे देते हैं। वा का आपका उदाहरण है, जैसे हमने लिखा, एक तो हो गया आपका कौवा, कौवा हो गया, एक हो जाता है आपका कौवा। अब आप देखिए, ये इसमें आ लगा है कौवा, तो भी कौवा ठीक है। अगर इसमें हम वाल लिखते हैं तो भी कौवा ठीक है। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि इस आ स्वर की, जो ये आ स्वर है आपका, इसकी पूर्ति ये वा व्यंजन भी कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी स्वर के स्थान पर व्यंजन भी उसकी पूर्ति कर रहा है तो वो क्या है, आपका अर्ध स्वर है। तो इसलिए हम या और वा को अर्ध स्वर बोलते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। और जो रा होता है आपका, ये होता है आपका लुंठित, र लुंठित। कंफ्यूज हो जाते हैं कि ला है तो ला से लुंठित होता होगा, लेकिन नहीं, रा आपका लुंठित होता है और ला होता है आपका पार्श्व व्यंजन। कौन सा? पार्श्व व्यंजन आपका ला होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का। 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और ये इस तरह हुआ कि एक राम लल्लू जी थे, आंध्र प्रदेश के तमिल भाषा आते थे। उन्होंने क्या किया, 56 दिन का उपवास रखा और कहा कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। 56 दिन के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जेबीपी समिति बैठी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सिद्धारमैया और वल्लभ भाई पटेल, इस समिति थे। और उसमें उन्होंने एक समिति बनाई, उसके फजल अली जो थे अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा आधार पर जो राज्य गठन हुआ, उस समय अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। उसकी अध्यक्षता में, उसके आधार पर आंध्र प्रदेश को तमिल भाषा के रूप में, ठीक है, क्या बनाया? पहला भाषा आधार पर राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी कुर्नूल भी थी। कौन सी? कुर्नूल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपकी 24 भाषाएं, वो 22 भाषाएं जो है वो आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह होते हैं जो अंग और आ होते हैं। अयोगवाह वे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। अयोगवाह, देखिए ये आपके अंग और आ, ये आपके अयोगवाह होते हैं, अंग और आ। नेक्स्ट कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं संधि। जब दो वर्ण मिलते हैं, उनसे जो भी विकार उत्पन्न होगा उसको ही हम संधि कहते हैं। जैसे हम ले ले एक आसान सा, ये होगा विद्या प्लस आल्य। तो विकार क्या हुआ? इस विद्या का आवरण
और इस आल्य का आवरण, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो फिर पूरा कंप्लीट बनता है आपका विद्यालय। तो यहाँ पर जो भी विकार हुआ इन दोनों के, इस इसके अंतिम और इसके पहले वर्ण के मिलने से जो विकार हुआ, उसको हमने क्या बोला? संधि, मेल। ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अब शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। और हमेशा प्रत्यय किसी एक सार्थक शब्द के अंत में ही जुड़ेगा। उसका शब्द का खुद का भी एक अर्थ होता है, ठीक है ना? जैसे हमने हमने कुछ भी ले लिया, नालायक में अक प्रत्यय हो गया आपका, ठीक है ना? इसी तरह आपके प्रत्येक में एक प्रत्यय हो गया, प्रति प्लस एक, इस तरह से प्रत्यय होते हैं आपका। और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। चारपाई में आई प्रत्यय होगा, ई। इस तरह से और भी जो मतलब शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे होते हैं आपके प्रत्यय। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास का मतलब होता है आपका संक्षेप, यानी छोटा करना। जैसे मैं किसी एक चीज को, मैं कोई एक वर्ड बोलता हूँ कि चक्र को धारण करने वाला, हमने इसके लिए एक संक्षिप्त शब्द कर दिया कि चक्रपाणी। एक बड़े से हमने हमने बड़े से शब्द का एक छोटा सा अर्थ रख दिया, चक्रपाणी। जैसे एक सेंटेंस है आपका कि चक्र को धारण करने वाला, तो मैं इसे कह दूंगा कि चक्रपाणी है, आप तो चक्रपाणी है। या फिर लंबा है पेट जिसका, तो कौन है? लंबोदर, अर्थात श्री गणेश भगवान। इस तरह से समास का मतलब होता है किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में हमने बताया था कि जिस समास में गिनती आती हो, संख्या 1 2 3 इस तरह, ये आपका द्विगु समास होता है। जैसे मैं इसकी भी एक उदाहरण है, वो आपको हम बता देते हैं कैसे। अगर मैं पूछूं कि 10 20 30, इनमें कौन सा समास है? और 1 से लेकर 9 तक जो गिनती होती है आपकी, इसमें कौन सा समास है? यहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा से। जैसे हमसे पूछा कि चारपाई में कौन सा समास हो गया? चारपाई, तो चारपाई में चारपाई वाला गिनती है तो द्विगु समास हो गया आपका। कौन सा द्विगु है तो कौन सा समास होगा आपका? द्विगु। लेकिन अगर 17 में लिख दूं संख्या, तो उसमें कौन सा समास होगा? 17 में आपका द्विगु समास नहीं होगा, इस बात को याद रख लेना आप। 17 में आपका द्विगु समास नहीं होगा। द्विगु समास 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के लिए है, और वे संख्याएं हैं जैसे 10 20 30 40 50 60 जिसमें जीरो हो, उसके लिए द्विगु समास। अगर वैसी संख्या पूछ ली तो उसमें द्विगु समास नहीं होता, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको, मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, समाज के लिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो उसमें शुरू में आपकी गिनती हो, संख्यावाचक हो, वो आपका द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा हो गया आपका, चारपाई हो गया, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास भी होता है, ठीक है? तो ये बस अभी आप तब तक के लिए इतने ही समझ लीजिए। उसके लिए समाज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? आप जानते हैं कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा संप्रदाय के लिए पदान से संबंध करके संबोधन अजी हो, इस तरह से ये कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है। अब हम इसको समझाते हैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में कि अपादान कारक होता क्या है। अपादान का मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना, विच्छेद हो जाना, किसी भी चीज से अलग हो जाना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पूर्ण अलग हो चुके हैं। वृक्ष से पत्ते गिरे हैं तो अलग हो गए ना, वृक्ष से अलग हो गए ना। जैसे पेड़ से आम टूट कर गिर गया,
तो आम तो अलग हो गया ना, किसी चीज में अलग हो जाना की स्थिति में, या पेड़ की टहनी टूट गई या कुछ भी, जहां आपको लगे कि वो चीज उससे अलग हो गई, वहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कारक के लिए भी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे, आपको कारक इतनी आसान भाषा में समझाएंगे, आपकी सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? वो होती है ऊसर भूमि या बंजर भूमि, जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो। एक होता है कि जिस भूमि में सब कुछ पैदा हो जाता है, चाहे जाहिर सी बात है, तो वो उर्वरा बोलते हैं उसको, उर्वरा, उपजाऊ भूमि को उर्वरा भूमि भी बोलते हैं। तो ये आपके एक शब्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो वचन होते हैं, एक एक वचन और एक बहुवचन, जबकि संस्कृत में तो कई होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से। लेकिन हिंदी में आपके केवल दो वचन होते हैं, एक एक वचन और एक बहुवचन। नेक्स्ट, कि सिंधी किस अपभ्रंश से संबंधित है? सिंधी आपकी एक भाषा है, सिंधी भाषा, और ये किस अपभ्रंश से संबंधित है, यानी किससे अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई? तो ये हुई आपकी ब्राचन अपभ्रंश से। जैसे हमारी खड़ी बोली है, इसकी शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है उत्पत्ति। ब्रज भाषा की भी शोर सैनी अपभ्रंश है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नेजी, कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ू, इन सब की जो उत्पत्ति हुई है वो शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, आपकी जो राजस्थानी हिंदी है, और कुछ कुछ जो आपकी पहाड़ी हिंदी है, इन सब की उत्पत्ति शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। लेकिन पहाड़ी हिंदी को ये भी माना जाता है कि वो खस खस अपभ्रंश से संबंधित है, खस अपभ्रंश से संबंधित है। और आपकी जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमगधी अपभ्रंश से संबंधित है। और पूर्वी हिंदी में आपकी कौन कौन सी भाषाएं आती, बोली आती है? कौन कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, कन्नौजी, ये आती है पूर्वी हिंदी में। ठीक है। और आपकी जो बिहारी हिंदी है, जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये आपकी कौन से अपभ्रंश से होती है? ये आपकी मगधी अपभ्रंश से है। कौन से? मगधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। और भी है, जैसे पंजाबी लहंदी, लहंदा, पंजाबी लहंदा, ये भी अपभ्रंश ही है आपका। तो इसके लिए भी हम जब एक चैप्टर लेकर के आएंगे, आपको कंप्लीट कराएंगे, आपको सब कुछ इसमें। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल से हर एक चीज कवर कराएं तो कमेंट जरूर करना, हम आपके लिए बिल्कुल फ्री कमेंट, बिल्कुल फ्री डिटेल से, पूरी डिटेल के साथ आपको हर एक चीज पढ़ाएंगे। अब तक के लिए बस इतना समझ लीजिए कि सिंधी किस अपभ्रंश से संबंधित हो? ब्राह्मण अपभ्रंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको भी याद रखना है कि हिंदी भाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 वन से लेकर, इसमें 343 वन में है, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, स्थायी भागों की कुल संख्या कितनी होती है? रस की हम बात कर रहे हैं, रस जो होते हैं उसमें जो स्थायी भाग कितने होते हैं? 9। भरतमुनि के अनुसार रस 8 है, लेकिन कुल टोटल वैसे 9 होते हैं। और इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव है आपका रति। इसी तरह 9 रस है आपके। शांत रस का जैसे निर्वेद होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है। इसी तरह से आपके कुल मिलाकर के 9 रस है। रस से संबंधित वीडियो भी हम लेके कराएंगे, हम टॉपिक वाइज कवर कराएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और छंद को हम पिंगल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंगल। और ऋग्वेद के बारे में भी हम बताएं कि इसमें 1028 सूतक है, और 10,462 रचनाएं, और 10 मंडल है। ठीक है। कितने मंडल? 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप शब्द का बहुवचन कौन सा है? आप शब्द को हम बोलते हैं आप लोग। ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया कि आप शब्द का
बहुवचन क्या होगा आपका? आप लोग होगा। नेक्स्ट, खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? हमने बताया था तो ये पश्चिमी हिंदी की है। और पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू वो हरियाणा की होती है। ये भी शामिल है आपकी। और जो ब्रजभाषा तो आप जानते हैं आगरा मथुरा के पास में आपकी बोली जाती है। नेक्स्ट, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, टोटल स्वर होते हैं आपके 11, जिसमें से कितने? 11, जिसमें 4 होते हैं मूल स्वर और 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर। 4 मूल स्वर और 7 दीर्घ स्वर। अब जो दीर्घ स्वर है जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा, तो उसमें बड़े आ की मात्रा जरूर आएगी। लेकिन मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और जिनमें किसी का कोई मिलावट नहीं होती, या हम कहें कि बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जो खुद से अकेले होते हैं, जैसे आ। या फिर हम कहते हैं कि जिनको हम तोड़ नहीं सकते। आ है, जैसे आ है, आ को आप तोड़ नहीं सकते, ई को भी नहीं तोड़ सकते, ऊ को भी नहीं तोड़ सकते और री को भी नहीं तोड़ सकते। तो ये मूल है जो अपने मूल रूप में हमेशा बने रहेंगे। ये हो गए आपके मूल स्वर। और दीर्घ स्वर में जैसे आप दे सकते हैं आ है। आ तो आपके, अगर हम 2 बार आ बना है आपका ए प्लस ऐसे, तो ये आपका आ बना है इन दोनों के मिलने से। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि ये दीर्घ है, क्योंकि दीर्घ स्वर वे होते हैं जो 2 स्वरों से, मूल स्वरों से मिलकर बनेगा, वही दीर्घ स्वर है। ठीक है। वर्णमाला के लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सब कुछ खत्म। उसके बाद आपको वर्णमाला से कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। आप चाहे यूपीएसआई लेवल तक का चले जाना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4। और संयुक्त व्यंजन कौन से? अक्षर, त्र, ज्ञ और शिरा सर्वे। कई बार इनका ये विच्छेद पूछ ले जाता है कि बताइए अक्षर को कैसे करेंगे। तो ये का प्लस आधा से, इस तरीके से इसको तोड़ते हैं। और तरह को भी ऐसे तोड़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसमें भी ये हलंत लगा होगा वो तब का हमेशा व्यंजन ही होता है। व्यंजन संधि में आप पढ़ेंगे, ज्यादातर आपको वहां पर हलंत दिया जाएगा, तो आप बता देना कि इसमें कौन सी संधि, व्यंजन संधि में बहुत उपयोग होता है इसका। इसी तरह अज्ञा है जो आपका, इसको ज प्लस या में तोड़ते हैं। इसी तरह आपका ये श्रय हो गया, इसको समय, ये नहीं श प्लस मर रहे आधे रहे में, ये सा है बस खाली, इस तरह सा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त स्वर। अब ये तो संयुक्त व्यंजन की बात थी। अब बात आई कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए आई ओ औ, यानी कुल मिला के लेके 4 होते हैं। और ये कैसे हुए, इसके विषय में हम आपको बताते हैं कि ये संयुक्त स्वर हुए कैसे। तो इधर क्या आप लिखिए, हम यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ए को हम लिखते हैं हमेशा आ प्लस ई। आ प्लस ई से ई के मिलने से ही आपका ए बनता है। तो आप इसमें देखिए, एक स्वर ये हो गया और दूसरा स्वर ये हो गया, संयुक्त स्वर। देखो, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो समान स्वर के मिलने से बनते हैं। जैसे आ था आपका, आपका किससे बना था? ए प्लस ए से बना था। ये समान स्वर से मिलकर बना था, इसलिए इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो अलग अलग स्वर से मिलकर बनेंगे, 2 अलग अलग स्वर से। जैसे आ और ई दोनों से मिलकर बना है ए, तो ये आपका संयुक्त स्वर है। इसी तरह आपका आई ओ औ ये भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के टोटल आपके 4 आपके क्या हो गए? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट, किसी वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अल्पप्राण। पहले, तीसरे, 5वें। जैसे मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ आपको, जैसे क हो गया, ख, ग, घ, ण। तो ये पहला, तीसरा और 5वां। इसी तरह आपका ये तो का वर्ग का है, फिर चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का, इसी तरह आते आते ये हर वर्ग का, यानी टोटल इस पर व्यंजन आपके कितने हैं? 25 है।
25 स्पर्श व्यंजन है। तो इसी तरह इन्हें 5-5 के वर्ग में बांटा गया है स्पर्श व्यंजनों को। तो इसलिए इन हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता होगा आपका अल्प प्राण, और ये दूसरा और चौथा आपका होता है महाप्राण। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये संस्कृति के 4 अध्याय इंपोर्टेंट पुस्तक है, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। जैसे एक मैला आंचल है, वो फणीश्वर नाथ रेणु की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। एक होती है कि ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आपके यही थे हिंदी के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।